शुरुआत करते हैं न्यूज पथ के सफर की। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है और ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। अभिनेत्री सारा अली खान मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सारा भस्म आरती में शामिल हुई और शिव की आराधना की। सारा ने गर्भगृह में भगवान शिव का अभिषेक किया और कोटि तीर्थ पर ध्यान लगाया। बताया गया कि वो करीब 3 से 4 घंटे तक मंदिर में रही। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक सारा अली खान के भगवान शिव में काफी आस्था है। वो जब भी उज्जैन के आसपास होती हैं तो बाबा के दरबार में जरूर हाजिरी लगाती हैं। वो पहले भी अपनी मां अमृता सिंह के साथ यहाँ आ चुकी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन कर लौट रहे कुछ श्रद्धालु रात में मंदाकिनी नदी के किनारे फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। इन श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वो केदारनाथ के दर्शन कर गौरीकुंड लौट रहे थे तो इस दौरान जल्दबाजी करते हुए उन्होंने नीचे उतरने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। शॉर्टकट रास्ते पर यात्री लिंचौली और रामबाड़ा के बीच मंदाकिनी नदी किनारे जा पहुंचे, पर आगे रास्ता खत्म हो चुका था। इतना ही नहीं, तब रात हो गई थी और ऊपर से बारिश हो रही थी। फिर उन्होंने इसके बारे में एसडीआरएफ को सूचना दी तो एसडीआरएफ जवान मौके पर पहुंचे और इन यात्रियों को नदी किनारे से सकुशल रेस्क्यू कर लिया। ये सभी यात्री केदारनाथ के दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे। आते हुए 4 लोग मिले और शॉर्टकट ले रहे थे, तो उनके साथ हमने भी शॉर्टकट लिया। मतलब नदी के रास्ते होते होते हम नीचे गए और नीचे काफी नीचे चले गए थे हम, और आगे जब पहुंचे हम तो आगे रास्ता ब्लॉक था। भारत समेत दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। पंजाब के फरीदकोट में ढोल नगाड़ों के साथ एक रैली निकाली गई। दरअसल वहां के करीब 35 गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है और 5 गांव ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से सभी किस्म के नशे पर पाबंदी है। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की ओर से ये गाँव नशा मुक्त घोषित किए गए हैं। हर गाँव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है, ये गाँव धूम्रपान मुक्त गाँव है। इस गाँव में आपका स्वागत है। जश्न मान नाम की इस रैली में स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा ग्रामीण और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। प्रेरणा स्रोत है पूरे पंजाब के लिए, क्योंकि इस गांव में कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करता और कोई भी दुकानदार जो है वो तंबाकू उत्पादों की बेच खरीद जो नहीं करता। वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले कुलदीप दंडोतिया जब मध्य प्रदेश में अपने गृह जनपद मुरैना पहुंचे तो उनका ढोल नगाड़े से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान वहां उनकी स्वागत रैली निकाली गई। ये चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी। वहां से विजेता बनकर लौटने के बाद कुलदीप का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मुरैना रेलवे स्टेशन से उन्हें खुली जीप में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कुलदीप ने बताया कि 1 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी टांग में चोट लग गई थी और उसमें डॉक्टर ने लोहे की रॉड डाली थी। इस बात से वो निराश हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने हौसला रखा, हार नहीं मानी और ये पदक जीत लिया। राजस्थान की पाली में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए स्कूली बच्चों के लिए स्पेशल समर कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को नमस्कार करना और बड़ों का सम्मान करना समेत कई ऐसे संस्कार सिखाए जा रहे हैं जो आज के समय में धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। यही नहीं, इन्हें ओम का उच्चारण और हनुमान चालीसा के पाठ का भी अध्ययन करवाया जा रहा है। हनुमान चालीसा से हमें पढ़ाई जल्दी याद होती है और जो है ना दुख होते हैं वो सब दूर होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी फील होती है बॉडी में और है ना पढ़ाई के तरफ है ना इंक्रीज होती है मेमोरी। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर सिगरेट से होने वाले नुकसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में स्मोकिंग करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। खासकर युवा इसकी चपेट में ज्यादा है। स्मोकिंग से सभी को कैंसर और दूसरी बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन सिगरेट की वजह से महिलाओं और लड़कियों की सेहत को ज्यादा नुकसान होता है। फिर भी सच्चाई ये है कि देश में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक शहरों में और खास तौर पर कामकाजी महिलाओं में सिगरेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और इसीलिए जरूरी है कि इस गंभीर मुद्दे पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए।
सिगरेट का कश लगाने का ये शौक कब आदत में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। शुरुआत ये सोचकर होती है कि बस 1 या 2 कश पर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस बात को बखूबी जानते समझते हुए कि सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं, लड़के और लड़कियों में स्मोकिंग की लत बढ़ती जा रही है। बड़े शहर हो या कस्बे या फिर गांव, आंकड़े बताते हैं कि स्मोकिंग करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देखने वाली बात यह है कि स्मोकिंग करने वाली लड़कियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। हालांकि सिगरेट का जहरीला धुआं सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन लड़कियों और महिलाओं को इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। जबकि नए सर्वे के मुताबिक भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत कम उम्र में स्मोकिंग की शुरुआत करती हैं। जाहिर है ये तस्वीर चिंताजनक है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि एसोचैम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। इसके मुताबिक शहरों में 2% महिलाएं हैवी स्मोकर्स हैं, जो रोजाना 1 पैकेट से ज्यादा सिगरेट पीती हैं, जबकि 12% महिलाएं एक दिन में 2 या 3 सिगरेट पीती हैं। 40% महिलाएं लाइट स्मोकर हैं, जो कभी कभी 1 या 2 सिगरेट पीती हैं। महिलाओं पर किए गए इस सर्वे में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद और पुणे जैसे शहरों की 20 से 30 साल की 2000 महिलाएं शामिल रहीं। और इसके नतीजे से साफ पता चलता है कि बड़े शहरों में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है। जब उनसे बात की गई तो ज्यादातर कामकाजी महिलाओं या लड़कियों ने काम से जुड़े तनाव को वजह बताया। कुछ ने कूल और इंडिपेंडेंट दिखने के लिए स्मोकिंग करने की बात कही। कईयों ने माना कि स्मोकिंग से वजन कम होता है, तो कुछ ने लड़कों की बराबरी करने की दलील दी। यानी तर्क ये है कि अगर लड़के सिगरेट पी सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। डॉक्टर भी मानते हैं कि परंपरागत सोच को चुनौती देने और समाज में बराबरी और आजादी के तर्क के साथ कुछ महिलाएं स्मोकिंग शुरू करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाओं की सेहत पर इसका खराब असर होता है। 35 साल से कम उम्र की लड़कियों में फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खून की नली में सूजन और इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही लंग्स, ब्रेस्ट और कई तरह के कैंसर का खतरा होता है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग से प्रीमेच्योर डिलीवरी की समस्या हो सकती है। यानी पढ़ाई का तनाव हो या दफ्तर में काम का स्ट्रेस, अगर इसे दूर करने के लिए लड़कियां या महिलाएं सिगरेट का सहारा लेती हैं तो उनका तनाव तो कम नहीं होगा, उल्टे मुश्किलें बढ़ सकती है। यहाँ लड़कियों या महिलाओं में सिगरेट या तंबाकू सेवन की समस्या के दूसरे पहलुओं को भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक भारत में बहुत कम उम्र में लड़कियां स्मोकिंग की शुरुआत करती हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के मुताबिक भारत में 9.5 साल की उम्र में लड़कियां स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, जबकि लड़कों में 10.5 साल की उम्र से स्मोकिंग की शुरुआत होती देखी गई है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 15 साल से ऊपर की करीब 9% लड़कियां तंबाकू का इस्तेमाल कर रही हैं और शहरों से 2 गुनी लड़कियां गाँव में तंबाकू किसी न किसी रूप में ले रही हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। इसके मुताबिक 10 साल से कम उम्र में ही 38% बच्चों ने सिगरेट की शुरुआत की। इसमें लड़कों की तादाद ज्यादा है, लेकिन लड़कियां भी ज्यादा पीछे नहीं हैं। अगर सिगरेट या तंबाकू के सेहत पर खराब असर को सही तरीके से नहीं समझाया गया तो सिगरेट का जहरीला धुआं एक बड़ी आबादी के लिए समस्या बन जाएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से आमतौर पर सभी युवाओं और खास तौर पर लड़कियों को आगाह करने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सिगरेट की लत क्यों खतरनाक है, इससे किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसे हमने समझा डॉक्टर एम्बली से। आजकल के जमाने में जो स्मोकिंग का चलन चल गया है और वो यंगस्टर्स में ही काफी हो गया है। मैंने पहली बार अपने बेटे के स्कूल के सामने वो नोटिस लगा देखा जिसमें मनाही थी कि स्कूल के आसपास 500 गज की दूरी तक कोई भी नशीली पदार्थ नहीं बेची जाएगी या स्मोकिंग धूम्रपान नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चेंज भी हो रहा है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट को देखते हुए ये बहुत खराब है। और पहले ही हमारे लंग्स पॉल्यूशन से वीक हो गए, अब उस पर सोने पे सुहागा अगर लड़कियां लेडीज स्मोकिंग खास तौर से करने लगे तो हम बात कर रहे हैं 5000 पॉल्यूटेंट हैं एक सिगरेट के धुएं में, जो हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। वो सब लंग में जब जाते हैं तो लंग में बिल्कुल ऐसे ही धुआं लग जाता है, जैसे आपकी पकाई हुई कचौरी, पूरी रोटी तवे पे जल जाती है ना, वही काम लंग्स में धुआं करता है। एक जमाना था जब हम लोग कहते थे
कि लेडीज में लंग कैंसर मर्दों के मुकाबले में 1/3 होता है, लेकिन आज स्मोकिंग और प्रदूषण के वरदान के बाद हमको ये कहना पड़ रहा है कि 50-50 बराबर होता है। तो लंग कैंसर से बचिए, धूम्रपान छोड़िए, अच्छी आदतें अपनाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए और अच्छे फल फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए और नींद भर के सोइए। आखिर क्या वजह है कि कम उम्र में बच्चे या फिर युवा सिगरेट का कश लगाना चाहते हैं? एक सर्वे में करीब 20% छात्रों ने माना है कि वो विज्ञापन देखकर सिगरेट की तरफ आकर्षित हुए हैं। जानकार मानते हैं कि विज्ञापन के अलावा फिल्मों का भी असर इस पर है। एक्टर और एक्ट्रेसेस की नकल करने के चक्कर में युवा सिगरेट आजमाते हैं। अब फिल्मों के अलावा ओटीटी भी है। देश में 40 से अधिक ओटीटी ऐप्स हैं जिनकी 42 करोड़ से अधिक ऑडियंस है और जानकार मानते हैं कि ओटीटी पर स्मोकिंग वाले सीन युवाओं को टोबैको का इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हैं। लेकिन अभी तक ओटीटी पर न तो डिस्क्लेमर दिखाया जाता है और न ही चेतावनी दी जाती है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ओटीटी पर भी 30 सेकंड का ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही तंबाकू से कैंसर होता है ऐसी वैधानिक चेतावनी भी वेब सीरीज के बीच में दिखानी जरूरी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है। पहाड़ी राज्यों में फिर हुई बारिश और नौसेना को मिली बड़ी कामयाबी। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां इस तरह की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कुछ संतों से भी मुलाकात की। वहीं पीएम पुष्कर के बाद अजमेर भी गए। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, साथ ही केंद्र की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा की। इस मौके पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर कहा कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल अमेरिका से मिले हेलीकॉप्टर MH-60R ने INS विक्रांत पर पहली बार सफल लैंडिंग की। ये देश के आत्मनिर्भर अभियान की भी बड़ी सफलता है, क्योंकि INS विक्रांत एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और उस पर पहली बार हेलीकॉप्टर MH-60R ने ये सफल लैंडिंग की है। ये भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे युद्ध के समय और सैन्य साजो सामान पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। वहां से सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को पकड़ लिया। साथ ही उनके पास से काफी गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए। जवानों ने बारिश के बावजूद इस मुश्किल अभियान को अपने मजबूत हौसले से सफल बनाया। मणिपुर में अपने दौरे के तीसरे दिन भी गृहमंत्री अमित शाह ने हिंसा के मुद्दे पर कई बैठकें की। इस दौरान उन्होंने सीमा के पास लोगों से भी बातचीत की। वहीं शाह ने कुकी और दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन समुदायों ने भी राज्य में शांति बहाली को लेकर अपना समर्थन दिया। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत अब हर ब्लॉक में बड़े अन्न गोदाम बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर पहुंच गए। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्वागत किया। हाल ही में पीएम बनने के बाद प्रचंड का ये पहला भारत दौरा है। अपने इस दौरे में वो गुरुवार को पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कैबिनेट में एक और बदलाव किया। अब गुरमीत सिंह खुड़िया और बलकार सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरों के एक्सप्रेसवे पर आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इस साल विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है और अगले साल लोकसभा चुनावों का फाइनल है। हैरत की बात नहीं है कि सियासी दल अभी से ही चुनावी मोड में है। अजमेर में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया, तो अमेरिका में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार पर हमला बोला। जब राहुल गांधी ने ब्रिटेन में बयान दिया था तो जबरदस्त हंगामा मचा था। संकेत है कि अब अमेरिका वाले बयान पर भी हंगामा होगा।
चुनावी साल में सियासी घमासान कितना जबरदस्त होने वाला है, इसे समझना हो तो दो तस्वीरें देखिए। एक अजमेर की है तो दूसरी अमेरिका की। एक जगह प्रधानमंत्री मोदी ने रैली करके राजस्थान चुनाव का शंखनाद किया और दूसरी जगह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सर्वज्ञानी कहकर तंज कसा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। लेकिन पहले बात अजमेर की, जहां पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे। सड़क पर उतरी हुई अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? यहां बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। राजस्थान की जनता की कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। 2024 के महामुकाबले से पहले बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान के चुनाव पर है। जानकार मान रहे हैं कि रणनीति के तहत ही प्रधानमंत्री की चुनावी रैली के लिए अजमेर को चुना गया। अजमेर राजस्थान के केंद्र में है और इसका असर आसपास के 8 लोकसभा क्षेत्र और 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ता है। इन सभी इलाकों के पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल करके बीजेपी ने उनमें जोश भरा और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हुई। समझने वाली बात यह है कि अजमेर कांग्रेस और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बड़े सियासी मायने हैं। कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी जो देश के विकास को खाए जा रही थी, खोखला कर देती थी। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। जाट और मुसलमान मतदाताओं की बहुलता वाले अजमेर में अगर बीजेपी पैठ बनाती है तो राजस्थान की डगर आसान होगी। इस हिसाब से पुष्कर मंदिर में मोदी की मौजूदगी एक बड़ा सियासी संकेत है। देश में 2014 प्रधानमंत्री ने अजमेर से राजस्थान को संदेश दिया तो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में राहुल गांधी ने पीएम पर बयानों के तीर चलाए। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. वैसे तो राहुल की विदेश यात्रा बिना किसी विवाद के पूरी नहीं होती, लेकिन इस बार सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जो तंज कसा, उससे सियासी तलखी बढ़ गई। I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. इसे कर्नाटक की जीत से मिला कॉन्फिडेंस कहिए या चुनावी रणनीति, लेकिन राहुल ने जिस तरह विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री पर निजी हमला किया, उससे बीजेपी का भड़कना लाजिमी है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं,
लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक पूरी दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। आज कैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि दुनिया क्यों कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। आज दुनिया ये क्यों कह रही है कि दुनिया की मोदी इज बॉस। तो इनको तो लगता है कि जो डायनेस्टी है वही डेमोक्रेसी है, क्योंकि इनकी सोच और सनक तो वही है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो इतने खफा हैं कि हर भारतवासी से अपील कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी का बहिष्कार करें। इससे पहले ब्रिटेन यात्रा के दौरान भी राहुल ने जब सरकार पर सवाल उठाए थे तब बवाल मचा था, लेकिन अमेरिका में राहुल की मौजूदगी से खूब सियासी चकल्लस है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लापता होने वाला पोस्टर ट्वीट किया तो स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि मैं तो अमेठी से निकली हूँ, अगर पूर्व सांसद को ढूंढ रहे हों तो कृपया अमेरिका संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर लेते हैं। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 4 दिन की तेजी के बाद 346 अंक की गिरावट के साथ 62,622 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 99 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी 99 अंक फिसलकर 18,534 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिली। सोना 455 रुपए बढ़कर 60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 500 रुपए की तेजी के साथ 72,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,400 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 72,750 रुपए हुई। अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने जीडीपी बढ़त दर 7.2% रहने का अनुमान जताया, जबकि पहले इसके 7% रहने का अनुमान जताया गया था। वहीं पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी बढ़त दर 6.1% रही। इस तरह पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी बढ़त दर 7.2% दर्ज की गई। दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद 2,000 रुपए के नोट बदलने से जुड़ी याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। बिहार के भागलपुर की अनायासा स्लम्स के गरीब बच्चों में शिक्षा की अलग जगह रही है। वो स्ट्रीट लाइट के खंभे से एक छोटा सा बोर्ड लगाकर खुले आसमान में गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। ग्रेजुएट दीदी की इस पाठशाला में 20 से 25 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और खास बात यह है कि अनायासा खुद सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। भागलपुर के साहिबगंज में ग्रेजुएट दीदी के नाम से मशहूर अनायसा की ये पाठशाला इन दिनों चर्चा का विषय है। इस मुहिम की शुरुआत हाल फिलहाल मई के महीने में हुई है, लेकिन चंद दिनों में ही खुले गगन के नीचे लगने वाली इस पाठशाला से बच्चे जुड़ने लगे हैं। इन बच्चों के घर वालों की माली हालत कुछ ठीक नहीं है। ज्यादातर बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन अनायसा की इस पाठशाला से जुड़ने के बाद इन्हें पढ़ाई रास आने लगी है। रोजाना शाम को 4 बजे से 7 बजे तक अनायसा इन्हें फ्री पढ़ाती हैं। 20 से 25 बच्चे रोजाना यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं, ABCD इंग्लिश में सब करना। मैडम कैसा पढ़ाती है? सब अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाती है, मन लगता है? हाँ मैडम, सब कुछ। इस पाठशाला का आइडिया अनायसा को अचानक एक दिन तब आया जब वो भूतनाथ मंदिर से पूजा कर बाहर आईं और बच्चों को प्रसाद दिया। बातों बातों में पता चला कि गरीबी की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई भी नहीं करते। फिर क्या था, अनायसा ने खेत के किनारे खुले आकाश के नीचे ही पाठशाला खोल डाली। बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के साथ साथ इन्हें कॉपी कलम भी देती हैं ताकि इनके माँ बाप पर खर्च का बोझ न बढ़े।
जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है, बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ, वो सब स्टार्ट करवाई हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल गए हैं लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुआ उस वजह से स्कूल नहीं जा रहे, 2-3 साल से स्कूल नहीं गए। वैसे बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं जो कि बहुत कुछ सीख के भी भूल चुके हैं, फिर उन लोगों को भी सिखा रही हूँ। उसके बाद संडे या सैटरडे को 2 दिन रखती हूँ, जैसे डांस एक्टिविटी हो गया, आर्ट हो गया, रंगोली बनाना सिखाना हो गया, ये सब भी मैं करवाती हूँ। फिर साथ में खाना पीना भी प्रोवाइड करवाती हूँ, वुमेन्स के लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाती हूँ मैं यहाँ पे। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही अनायसा खुद भी यूपीएससी पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई से वक्त निकालकर स्लम के बच्चों को शिक्षित कर रही अनायसा ने अभी से सच्ची देश सेवा शुरू कर दी है। भागलपुर से निभाष मोदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैमसंग का लॉन्च होगा एक और स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। दिल्ली मेट्रो में व्हाट्सएप टिकटिंग सर्विस की शुरुआत की गई। इस सुविधा से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि बिना मेट्रो कार्ड वाले यात्रियों को टोकन के लिए लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के यात्रियों के लिए सेवा की शुरुआत की, यानी अब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करने वाले पैसेंजर अपने फोन के जरिए व्हाट्सएप चैट बोर्ड बेस्ड टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सैमसंग जून में अपने ग्राहकों को एक और तोहफा देगी। दरअसल वो नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F54 5G को 6 जून को लॉन्च करेगी। इसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 30 से 35 हजार के बीच हो सकती है। ट्विटर और टेस्ला चीफ एलन मस्क चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री कियान गैंग समेत वहां के कई मंत्रियों से मुलाकात की। चीन में टेस्ला के कारोबार के लिहाज से मस्क की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में हमारा आज का मुद्दा है कैब के महंगे किराए से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर कई बार लोगों की शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन हाल ही में बेंगलुरु में कैब के भारी भरकम किराए का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक यूजर ने ट्विटर पर उबर कैब के किराए का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। यूजर के मुताबिक उसने बेंगलुरु एयरपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन उबर ऐप पर दिखाए गए किराए को देखकर उसके होश उड़ गए। यूजर ने बताया कि लगभग 53 किलोमीटर की दूरी का कैब किराया उसकी फ्लाइट के किराए के करीब था। स्क्रीनशॉट के मुताबिक उबर प्रीमियम का किराया 2500 रुपए से अधिक और उबर एक्सेल का किराया 4000 रुपए से ज्यादा था। 23 मई को वायरल हुए ट्वीट के बाद बेंगलुरु में रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरकत में आया और उबर को नोटिस जारी कर दिया। उबर और ओला जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर आरोप लगता है कि वो सर्ज प्राइसिंग के नाम पर ग्राहकों को बहुत ज्यादा लूटती हैं, उनसे पैसा वसूलती हैं। और यही वजह है कि महंगे किराए को लेकर कैब एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कई शहरों में लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। बेंगलुरु का ताजा मामला सामने आने के बाद हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय और उनका अनुभव जानने की कोशिश की। अभी आपने ये महसूस किया है कि जो प्राइवेट कैब्स हैं, उबर है या दूसरे हैं, कम दूरी के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं? हाँ, जैसे कि अभी पुणे में हम लोग रहते हैं, तो पुणे में हमारा जो हाउस है वहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस नियर अबाउट 10 किलोमीटर है। इस 10 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ता है। तो इतने कम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। 500 रुपए 10 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपए पे करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। तो इसके ऊपर कुछ पाबंद लगाना चाहिए कि ये कम से कम डिस्टेंस में कितना पे करना चाहिए। ऐसा कभी लगता है कि कभी कभी ये कैब वाले एयरपोर्ट के नाम पे या फिर मॉल में जहां आप महंगी जगह जा रहे हैं तो उसके नाम पर भी आपके चार्जेस बढ़ा देते हैं? हाँ, ऐसा तो होता है काफी दफा कि जहाँ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पर अगर किसी को जाना हो तो वहाँ कभी कभी वो ज़्यादा पैसे भी ऑटोमेटिकली आपको देना पड़ता है। जो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा ही पैसे आ जाते हैं। कैब बुक करते हैं, क्या लगता है कि दूरी बहुत कम है और पैसे बहुत ज़्यादा मांगे? लगता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है तो हम लोगों को वो एडजस्ट कर लेना पड़ता है।
उसका रूल बनाना चाहिए कुछ तो, कि अगर मिनिमम डिस्टेंस के लिए कितना रेट होना चाहिए, पर इंक्रीज के लिए कितना बढ़ना चाहिए, उसका कुछ रूल बनाना चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनीज है तो उनके लिए भी कुछ तो पाबंदियां लगानी चाहिए। क्या होना चाहिए सर कि कैब के भी क्या रेट्स फिक्स हो कि भाई इतने डिस्टेंस पर आप इतने ही पैसे ले सकते हैं, कोई भी हो आप? इसमें ऐसा है कि आप अगर कैब बुक कर रहे हो तो ये बड़ों के लिए ही होगा, ऐसे होता है। आम पब्लिक के लिए सुविधा ना हो, ऐसे गवर्नमेंट चाहती है। कम खर्चे में लोग अगर यातायात का सुविधा ले पाए तो सबके लिए अच्छा है। तो रेट अगर कम कर दिए तो आम जनता है वो भी जा पाएगी। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने वाली योगी सरकार ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर खराब छवि वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर एक अहम निर्देश जारी कर चुके हैं। इस निर्देश के मुताबिक आपराधिक छवि वाले कॉन्ट्रैक्टर सिंचाई योजनाओं के लिए बोली नहीं लगा सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि निर्देश का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट्स में क्रिमिनल बैकग्राउंड और माफिया प्रवृत्ति के लोग शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर फैसला लेते वक्त उसके बारे में पूरी पड़ताल करना जरूरी हो। अगर किसी भी गलत कॉन्ट्रैक्टर को चुनने में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें तब कही हैं जब वो अधिकारियों को मानसून आने से पहले बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र में तैयारियों को लेकर निर्देश दे रहे थे। न्यूज पथ में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।